आइए, नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में आपके सीआरपीसी के जो कुछ बचे हुए पोर्शन हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में अभी तक आप लोगों ने देखा वारंट हो गया, समन हो गया, एफआईआर पे थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। आज एफआईआर पे चर्चा करेंगे और एफआईआर का टोटल जो एक प्रोफार्मा है, जो भी एक पूरी प्रोसीडिंग होती है एफआईआर पे, आज उन सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। एफआईआर कैसे लिखी जाती है, कौन लिखने के लिए आबद्ध है, कहाँ एफआईआर की रिपोर्ट लगाई जाएगी, कहाँ एफआर लगाया जाएगा, कहाँ चार्जशीट लगेगी, कब चार्जशीट लगेगी, वो ध्यान देना है आपको। फिर सीडी क्या है, जीडी क्या है, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग साथ में लगे रहिए। आइए देखते हैं क्या होता है। सीआरपीसी 1973, इसमें हम मित्रों धारा 154 पे चर्चा कर रहे थे। अच्छा, आपके इस चंद्रा आईएएस की जो भी क्लास चल रही हैं, इसमें अभी तो मान लीजिए कि चूंकि कुछ लेक्चर चल रहे हैं, इसके बाद चंद्रा आईएएस का जो पूरा प्रोग्राम ये है कि आपको इसी में क्वेश्चन पेपर भी हल कराया जाएगा। जो भी पिछले एग्जाम में चीजें पूछी गई हैं, उन सब चीजों का एक एक लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को सारी की सारी जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। बस आप लोग लगे रहिए। अभी लेक्चर देख लीजिए, कुछ दिन लेक्चर सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हम उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। बस आप लोग लगे रहिए। एक तरीके से धारा 154 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। धारा 154 में कल हमने आपसे बताया था एफआईआर क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसको थोड़ा सा 24 कर दीजिए, फिर हल्का हो गया है ना। तो 154 पे चर्चा कर रहे थे। एफआईआर क्या होता है, हमने आपसे बताया था इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिकी भी बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। और हमने एक शब्द आपसे बताया था उर्दू का, रपट इब्तेदाई, 3 शब्द इसको बताया था। लेकिन 24 रहने दीजिए। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए, एफआईआर ही इसको कहा जाता है। ठीक है, एफआईआर के बारे में हमने आपसे बताया था कि ये कैसे मामलों में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय मामलों में लिखी जाती है। कोई भी संज्ञेय मामला होगा, संज्ञेय मामला किसे कहते हैं, एक एक चीज आप लोग रिवाइज भी करते रहिए। सब लोग एक एक चीज रिवाइज भी करते रहिए। पिछले लेक्चर में हमने आपसे शुरुआत के कई सारे लेक्चर में लगातार हमने बताया है कि संज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है कि किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ संज्ञेय अपराध कारित हो रहा की सूचना हुई है, वो गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। तो पुलिस को इस बात की पूरी पावर रहती है। तो इस मामले में एफआईआर लिखी जाती है 154 में। अब देखिए, हमने एक चीज और आपसे बताया था, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि एफआईआर की परिभाषा कहाँ बताई गई है, एफआईआर के बारे में कहाँ बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो एफआईआर की परिभाषा धारा 154 में नहीं बताई गई है। सिर्फ एफआईआर के बारे में बताया गया है कि ऐसे कौन से अपराध होंगे जिनकी सूचना पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, और पुलिस स्टेशन में जो भी एफआईआर लिखने हुए बैठा हुआ व्यक्ति जो आबद्ध है, जिसको उस काम के लिए सौंपा गया है वो काम, उसकी क्या ड्यूटी है, वो काम करना है। एक आता है केस का नाम है प्रताप सिंह का केस। ध्यान रखिएगा, सबके सब लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रताप सिंह का मामला, ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह का मामला। इस मामले में एफआईआर को डिफाइन किया गया है मित्र। क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग नोट कर लीजिए, एक एक लोग। ये सिविल जज वाले भी ध्यान रखें और यूपीएसआई वाले भी ध्यान रखें कि जो प्रताप सिंह का मामला है, प्रताप सिंह के मामले में एफआईआर को माननीय न्यायालय ने परिभाषित किया था। और किसी भी एक्ट में, खासकर सीआरपीसी की धारा 154 एफआईआर के बारे में तो बताती है, लेकिन एफआईआर को परिभाषित नहीं करती है। अब देखिए क्या, ये हुई बात एफआईआर की। अब हमने आपसे क्या बताया, जो कानून कह रहा है
कि मान लीजिए सामान्य स्थितियों में तो एफआईआर लिखी जा रही है, सामान्य स्थितियां ये हैं जिसमें एफआईआर लिखी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं वर्तमान समय में, चाहे शुरुआती हो चाहे आज का समय हो, जो अपराध महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं जो उनके प्रति शारीरिक रूप से किए गए अपराध हैं, खासकर उन सब में अगर एफआईआर लिखी जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी एफआईआर लिखने वाली होगी वो कोई न कोई महिला ही एफआईआर उसका लिखेगी। और ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो लिख पाने में समर्थ नहीं है, उस मामले का अब तो ये भी दे दिया गया है सीआरपीसी में प्रोविजन कि उस मामले की वीडियो क्लिप तक बनाई जाएगी जब एफआईआर, ताकि होता क्या है कि मान लीजिए आप एफआईआर कुछ करके आ रहे हैं और पुलिस विभाग पे जो सामान्य बदनामी का एक वो लगा हुआ है, आरोप लगते हैं कि वो आपकी एफआईआर को इधर से उधर ना करने पाए, ताकि उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली जाए। दूसरी ड्यूटी क्या है कि उस एफआईआर की जो कॉपी है वो जो थाना इंचार्ज है, थाना इंचार्ज का मतलब जो भी एफआईआर लिख रहा है वह जो है उस व्यक्ति को, इन्फॉर्मेंट को, मतलब जो एफआईआर दर्ज कराने गया है उस व्यक्ति को क्या देगा, फ्री ऑफ कास्ट देगा। ध्यान रखिएगा, इसकी कॉपी खासकर दरोगा जी वगैरह ले लेते हैं पैसा, लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। तो ये बात हुई एफआईआर की। अब देखिए एक केस हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, ललिता कुमारी का मामला है। इससे भी अच्छा मामला ये है ललिता कुमारी का। ललिता कुमारी के मामले में क्या कहा गया है कि कोई भी पुलिस इंचार्ज होगा, मतलब पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी होगी कि किसी व्यक्ति का एफआईआर लिखने से मना नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए। ललिता कुमारी के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मामले में एफआईआर लिखने के लिए जो एक मैंडेटरी ऑर्डर दिया है। मैंडेटरी ऑर्डर का मतलब ऐसा ऑर्डर जो मानने के लिए पुलिस स्टेशन बाध्य है, वो किसी व्यक्ति को एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। ललिता कुमारी के केस में अगर आपके व्यक्तिगत जिंदगी में भी कोई ऐसा कोई सामना करना पड़े तो आप ललिता कुमारी का केस याद रखिएगा, इसको मानने के लिए पुलिस स्टेशन बाध्य है। ठीक है, ये बात हुई एफआईआर की। अब हम आपसे चर्चा कर रहे थे एनसीआर की। अच्छा, एफआईआर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एफआईआर के बाद जो बात आती है, जो मामला असंज्ञेय मामला है, असंज्ञेय का मतलब क्या, जो संज्ञेय मामला नहीं है, उन सब मामलों में एनसीआर दर्ज की जाती है। वो धारा 155 एनसीआर के बारे में बात करती है। अब देखिए, एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब असंज्ञेय मामलों में। अभी तक आपने 154 में देखा, 154 में आपने देखा कि ये संज्ञेय मामलों की बात कर रहे हैं, जिसको आप एफआईआर कह रहे हैं, एफआईआर कह रहे हैं, और ये क्या है, एनसीआर है, जिसको आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कह रहे हैं। ये असंज्ञेय मामलों में दर्ज होती है। मतलब क्या, ऐसे मामले जो संज्ञेय मामले नहीं हैं वहां ये दर्ज हो रही है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पुलिस अधिकारी की ड्यूटी क्या है। दो चीजें हैं एफआईआर के लिए। सबसे मेन चीज ये है कि आप उसको पूरे भारत में कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मित्रों एनसीआर के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। एनसीआर में कहा गया है कि एनसीआर वही दर्ज किया जाएगा जिस थाने के अंतर्गत वो मामला होगा। मतलब ज्यूरिसडिक्शन उसके लिए डिसाइड कर दिया गया है कि ज्यूरिसडिक्शन यही है कि वहां पे एनसीआर उसी थाने की अधिकारिता में लिखा जाएगा जिस थाने की अधिकारिता में वह अपराध हुआ है। अब देखिए क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, यहां जैसे ही एफआईआर लिखी गई, अब पुलिस अधिकारी को यह पावर है कि वह उस सो कॉल्ड जो पर्सन है, जो सो कॉल्ड अक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर ले। और दूसरी चीज क्या है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन जो है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण, अन्वेषण की जो कार्यवाही है, जिसको सामान्य रूप से दरोगा जी कहते हैं विवेचना, विवेचना जो है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है वैसे ही पुलिस अधिकारी को किसी मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत
नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यहाँ पुलिस को इस बात के लिए एम्पावर्ड किया गया है। क्या किया गया है? एम्पावर्ड, सशक्त किया गया है कि वह पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी है, जिसके ऊपर तथाकथित आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार तो करे ही, सामान्य विवेचना भी करने के लिए उसको मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एनसीआर में इसका उल्टा है। एनसीआर में बंधन है पुलिस अधिकारी के लिए, एनसीआर में दरोगा जी के लिए बंधन है। क्या कह रहे हैं? एनसीआर में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को सामान्य स्थितियों में बिना किसी वारंट के, मतलब क्या है, विदाउट वारंट, बिना वारंट क्या होगा, गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एनसीआर में सामान्य रूप से, अपवादिक परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से पुलिस अधिकारी एनसीआर के मामलों का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ठीक है, ये दो चीजें हुई। ये आप समझे कि एफआईआर क्या है और एनसीआर क्या है, धारा 100। अब क्या है, अगली धारा आती है धारा 156। 156 क्या कह रहा है? 156 कह रहा है कि ये जो 154 है, इसी के साथ 156 जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 156 इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा का मतलब इसके साथ आप पढ़ेंगे तो चीजें कोरिलेट हो जाएंगी। कोरिलेशन में क्या है कि ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को जो है एम्पावर्ड है किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने के लिए जो पुलिस अधिकारी की पावर है 156 उसके बारे में बता रही है कि पुलिस अधिकारी को इस मामले की जैसे ही एफआईआर होती है वैसे ही पुलिस अधिकारी को यह पावर मिल जाती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और इसके खिलाफ जो है अन्वेषण की कार्यवाही शुरू कर दे। लेकिन वो जो प्रोसीजर है, वो जो पावर है, वो जो प्रोसीजर है, वो बताया गया है 156 में। अब देखिए 156 में ये तो बताया गया, लेकिन एक धारा आती है 156 का खंड 3। ये धारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएसआई वालों के लिए। 156(3) क्या है? देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए दो कंडीशन आ रही है, आप एफआईआर कराने गए और एफआईआर कराने के समय हो सकता है, जो सामान्य स्थितियों में आरोप लगता है कि हो सकता है थाना इंचार्ज, जो भी दरोगा है, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो आपकी एफआईआर ना लॉन्च करे। कोई जरूरी है कि वो आपकी एफआईआर लिख ले? बहुत दरोगा जी दौड़ाते हैं, नहीं लिखी जाती। तो होता क्या है, दूसरा आपके पास चारा क्या होता है, जो आपकी सीआरपीसी बताती है, दूसरा चारा ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें, उस एप्लीकेशन को अपने जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी साहब को लेटर भेज दें कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब एसपी साहब की यह ड्यूटी है कि उस मामले को का संज्ञान ले। मान लीजिए एसपी साहब भी आपकी नहीं सुनते हैं, तब आपके पास एक चारा बचता है जिसको बोला जाता है परिवाद। परिवाद इसको बोला जाता है कंप्लेंट। कंप्लेंट इसको बोला जाता है। ये कंप्लेंट क्या होती है? जब दोनों जगह आपका एफआईआर नहीं लिखा गया तो आपके पास एक रास्ता और बता दिया है कानून ने कि आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास आएं और मजिस्ट्रेट से अपने मामले की गुहार लगाएं और मजिस्ट्रेट आपके मामले को लिख लेगा। यही एफआईआर जो यहाँ लिखवाने जा रहे हैं, यही एफआईआर मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा। उसको सामान्य भाषा में कहा जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर लिखा जाना, सामान्य भाषा में, कानूनी भाषा में नहीं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही वहां मजिस्ट्रेट आपके परिवार को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट कतई नहीं बाउंड है, लेकिन फिर भी अगर मजिस्ट्रेट ने आपके मामले का कॉग्निजेंस ले लिया, मतलब आपके मामले का संज्ञान ले लिया, तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट इसी 156(3) में, इसी एफआईआर पे क्या करेगा, अन्वेषण के लिए जो एफआईआर लॉन्च कर लिया, इस मामले का क्या करेगा, वो सीधे सीधे दरोगा जी को कह देगा कि आप जाकर के इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, अब आपका की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि अब तो मजिस्ट्रेट साहब के हाथ में आ गया मामला। अब आपको दरोगा जी की मजबूरी, अब दरोगा जी को तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इसके आदेश किसने दे दिया? मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दे दिया कि दरोगा जी हमने एफआईआर लिख ली है, अब आप क्या करिए, जाइए इसकी विवेचना करिए। अब ये बात हुई 157। अब देखिए मेन टेक्निकल पॉइंट जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं। 156 हुई, हाँ अब 157 भी देख लीजिए। 157 तो बहुत जरूरी है। 157 क्या कह रहा है? 157 कह रहा है कि मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर उस इन्वेस्टिगेशन को तय समय में जो समय दिया गया है उतने समय में अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो 157 ये कह रहा है, जो आपका धारा 67 कह रही थी कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में बंदी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन 157 भी कह रहा है कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, मतलब क्या, गिरफ्तारी के बाद जो भी प्रोसीजर होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 157 बता रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसको क्या किया जाएगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट देता है, कौन? पुलिस अधिकारी यहाँ पे रिपोर्ट अपनी लगाता है। वो रिपोर्ट क्या होगी, एक एक चीज इसमें बताया गया है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुलिस अधिकारी या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजेगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पूरे के पूरी विवेचना करेगा। 157 करा। लेकिन अब देखिए जो अगली धारा है जहां दरोगा जी को थोड़ा सा यहाँ बंधन रहता है, जिसके लिए एफआईआर लिखने से मना करते हैं दरोगा जी लोग, वो देखिए 157 इतना ही ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बताया गया है। 157 जो है, जो भी दरोगा जी विवेचना कर रहे हैं उस विवेचना की प्रक्रिया बताई गई है, कैसे कैसे विवेचना करेंगे दरोगा जी, एक एक चीज वो बताया गया है। लेकिन जो धारा 158 है मित्रों, ये थोड़ा सा एक अलग चीज बता रही है। खासकर सिविल जज वाले ध्यान दें, यूपीएसआई वालों को भी ध्यान देना है। 158 क्या कह रहा है? 158 कह रहा है रिपोर्ट दी कैसे जाएगी, मतलब क्या, जो 157 में इन्होंने विवेचना की, विवेचना की प्रक्रिया बताई गई है, जब विवेचना कर लेंगे तो इसकी रिपोर्ट तो देंगे, कैसे दी जाएगी रिपोर्ट, वही 158 कह रहा है कि ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट किसी न किसी जिसको राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, इसको सामान्य भाषा में हेड मुहर्रिर कहा जाता है। आप किसी भी थाने में जाएंगे वहां एक हेड मुहर्रिर होता है। उस हेड मुहर्रिर का काम ही होता है कि थाने की रिपोर्ट को ले जा करके एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, इनके सबके यहाँ पहुंचाना। यू उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अब 158 क्या कह रहा है? 158 कह रहा है कि किसी भी थाने के अंदर जितनी भी गिरफ्तारियां, ध्यान रखिएगा, जितनी भी गिरफ्तारी कैसे हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वारंट। मतलब क्या है, जो भी एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर तो यही है ना संज्ञेय मामलों की, संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है। यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे मामलों में जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की गई है उसकी सूचना पुलिस अधिकारी अपने जिले के किसको देगा, डीजीएम को देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। ये बहुत बड़ी समस्या है पुलिस अधिकारियों के सामने। एफआईआर ना लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है, बहुत एक हर वजहों में से एक वजह ये भी है। वजह क्या है कि जितनी भी एफआईआर लिखी जाएंगी, जितनी भी बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी, सारी गिरफ्तारी की सूचना किसको दी जाएगी, डीएम को, और देगा कौन, कोई वरिष्ठ अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। इसको खासकर बोला जाता है हेड मुहर्रिर, जो आपके यहाँ है उत्तर प्रदेश में है। हेड मुहर्रिर एक पद होता है, उसका काम ही होता है कागज को इधर उधर ले जाना, यहाँ से ले जाकर के डीएम के यहाँ देगा, एसपी के यहाँ देगा, पुलिस ऑफिसर जो भी काम होगा थाने का, वहां का हेड मुहर्रिर है, इस काम को करता है। अब देखिए इसमें टेक्निकलिटी क्या है, आप लोग देख लीजिए। जो भी रिपोर्ट डीएम साहब को दी जाएगी, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि जो भी रिपोर्ट डीएम साहब के यहाँ दी गई है, इसका मतलब क्या, कि उस थाने में इतनी गिरफ्तारियां बिना वारंट के हुई हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी का मतलब क्या हुआ कि इतने एफआईआर
लाज हुए हैं। अब देखिए कि मान लीजिए इस थाने में पता चल गया कि किसी ए नामक थाने में एक हफ्ते के अंदर इस थाने में 50 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि 50 एफआईआर हुए हैं और इससे संबंधित 50-60 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अब इसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी? हेड मुहर्रिर कहां ले जाएगा? डीएम के पास ले जाएगा। अब डीएम के पास एक जिले में जितने थाने हैं सबकी रिपोर्ट आ रही है, सब चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है। अब आप सोचिए खुद से कि दरोगा जी कहां फंस रहे हैं, थाना इंचार्ज कहां फंस रहा है, इंस्पेक्टर कहां फंस रहा है, एसएचओ कहां फंस रहा है। इसी वजह से ये लोग भागते हैं। जब डीएम के पास वो रिपोर्ट आई तो डीएम के पास तो हर थाने की रिपोर्ट आ रही है। हर थाने की रिपोर्ट में वो देख रहा है कि कौन से थाने में सबसे ज्यादा एफआईआर हो रही है, और जिस थाने में सबसे ज्यादा एफआईआर हो रही है इसका मतलब कि वहां अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। भाई स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। तो अगर किसी के थाने में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ेगा तो नकेल किस पे कसी जाएगी? इंस्पेक्टर पे कसी जाएगी, दरोगा जी पे कसी जाएगी। अच्छा, समस्या क्या है? ये तो डीएम साहब के ही पास रिपोर्ट आ रही है। हर जिले की रिपोर्ट कहां जा रही है? गृह मंत्रालय, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो। अब पता चला कि 10 जिले के डीएम की रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट डीएम को आई, डीएम ने ये रिपोर्ट यहां भेज दी, तब भी तो पता चलेगा कि किस जिले में, इस प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। कहां से ब्यौरा निकल रहा है? यही धारा 158 आपकी सारा ब्यौरा निकाल रही है, यही से। अब जब पता चला कि गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट उठाई कि भैया लखनऊ जिला, मान लीजिए उदाहरण के रूप में लखनऊ जिला में सबसे ज्यादा बिना वारंट की गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब क्या है? एफआईआर हुआ है। इसका सीधा मतलब क्या है? अपराध यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। हर जिलों से अधिक ज्यादा अपराध लखनऊ जिले में हो रहे हैं। तो गृह मंत्रालय के बाद जो सरकार होगी वो किसके ऊपर प्रेशर डालेगी? डीएम के ऊपर प्रेशर डालेगी। अब डीएम के ऊपर प्रेशर डालेगी, इसका मतलब इनके साथ जो भी इनको दंड मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन डीएम जाते जाते किसको रगड़ देगा? थानेदार को। वो भी तो अपना गुस्सा उतारेगा, वो भी करेगा। किसी को टर्मिनेट किया जाएगा, किसी का सस्पेंशन आएगा, किसी को सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया जाएगा, किसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही बैठेगी। इसी सब के वजह से थानेदार साहब का प्रमोशन भी रुक जाएगा। इसी वजह से इसी रिपोर्ट के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, खास करके एफआईआर ना लिखना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। एफआईआर लिखने पे एक और मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उसको गिरफ्तारी करानी पड़ेगी, उसको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे तामझाम होंगे। और एनसीआर में पुलिस के मोड़ पे है, कभी कभी पुलिस जाती है, कभी नहीं जाती, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ता है। तो आप ये सब समझिए कि ये सब क्या चीजें आई आपके सामने कि 158 क्या कह रहा है कि हाँ, कि जो भी एफआईआर हो रही हैं उसमें से ज्यादा सारी की सारी जितनी गिरफ्तारी बिना वारंट के है सबकी व्यवस्था किसके पास भेजी जाएगी? डीएम के पास भेजी जाएगी। अब एक चीज ये तो हो गई आपकी एफआईआर से संबंधित चीजें, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, थोड़ा सा रोक दीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि एफआईआर पे हुआ। अब जो धारा 160 है, यहाँ पुलिस अधिकारी को पावर दी गई है। यहाँ पावर क्या दी गई है पुलिस अधिकारी को? पावर यहाँ यह दी गई है कि जो भी विटनेस है भाई, जब विवेचना करने पुलिस अधिकारी जाएगा, विवेचना कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे गवाह भी होंगे, बहुत सारे लोगों की गवाही भी ली गई होगी। 160 क्या कह रहा है? जो भी साक्षी हैं, जो भी गवाह हैं, उनको पुलिस अधिकारी बुलाने की पावर रखता है कि आप थाने चले आइए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, या जो भी क्रेडिबिलिटी है आपकी, सत्यवादिता है, उसको परख लिया जाए। ये पावर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 15 साल से कम है, यही आपसे पूछा जाएगा, जो 15 साल से कम है या 65 प्लस है, ध्यान रखिएगा यही चीजें। पुलिस अधिकारी यह सवाल पूछा जाता है कि 160 के अंतर्गत साक्षियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, साक्षियों की परीक्षा कर, खासकर साक्षियों की परीक्षा करने के लिए
उनको बुलाए जाने के लिए पुलिस अधिकारी को सशक्त किया गया है कि आप आइए, जो भी गवाह है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो 15 साल से कम है, जो 15 साल से कम है या 65 साल से ऊपर है, या ध्यान रखिएगा कोई स्त्री, वो चाहे जिस उम्र की है, ध्यान रखिएगा कोई भी महिला, अगर ये सब गवाह हैं, ये सब गवाह हैं किसी मामले के, तो इनको गवाही के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। पूछा जाता है, यूपीएसआई वालों खास कर ध्यान रखिएगा, ये एज याद रखिएगा, 15 साल से कम व्यक्तियों को जो है पुलिस अधिकारी कभी भी बुला नहीं सकता थाने, और 65 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को नहीं बुला सकता। और महिला अगर कोई भी है जो गवाह है, तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उसको थाने नहीं बुलाया जाएगा। ये हुई 160। 161 क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है 161 का बयान हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या है 161 का बयान? पुलिस ऑफिसर जो है, ध्यान रखिएगा, पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, किसी भी व्यक्ति का चाहे गवाह हो, अभी तक क्या किया था 160 में बुलाया था, अब यहाँ क्या कर रहा है, चाहे गवाह हो चाहे अक्यूज्ड हो, इनका क्या करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। भैया इनका स्टेटमेंट क्या करेगा, बयान लिखेगा। ध्यान रखिएगा, इनका एक एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 161 का एक जो बयान है उसमें अगला जो धारा है 162, वो क्लियर बताता है कि पुलिस अधिकारी अपना बयान लिखवाते समय, 161 का बयान कराते समय किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, ना तो उसको डांटेगा, ना तो कोई उत्प्रेरणा देगा, ना कोई धमकी देगा। इसका मतलब क्या है, जो कानून की मंशा थी, इसका मतलब यही था सीधे सीधे कि वह व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव में आकर के जो भी स्टेटमेंट है वो देते। लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। पुलिस अधिकारी का जो सामान्यतः आरोप होता लगता है कि उनका जो स्वभाव होता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में भैया बाबू नहीं कहते हैं, डांट के ही स्टेटमेंट लिखाते हैं। ठीक है, लेकिन 162 इस बात के लिए रोकती है कि पुलिस अधिकारी कोई भी बयान अगर लिखवा रहा है तो उसके लिए कोई भी धमकी उत्प्रेरणा नहीं देगा। अब ये जो 161 का बयान है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। छोड़िए सीआरपीसी, छोड़िए सारी चीजें जो सामान्य चीजें उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये 161 का बयान का मतलब क्या है? 161 का बयान यही है भैया कि जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसका बयान पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगा। जितने गवाह हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, न्यायालय में, कोर्ट में इस बयान की, 161 के बयान की कोई अहमियत नहीं होती। जब आपको एविडेंस एक्ट कभी पढ़ाएंगे हम, बीच में कभी अगर टर्म आएगा तो ध्यान रखिएगा, पुलिस अधिकारी के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया गया है या पुलिस अधिकारी की कस्टडी में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसकी कोई वैलिडिटी न्यायालय के सामने नहीं होती। क्यों नहीं होती? ताकि ये मईस मिला कि इसको माना गया है कि पुलिस अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, किसी न किसी वो प्रेशर में ही देगा। इसीलिए उसके बयान पे ना तो किसी का कन्विक्शन होता है और ना ही किसी का एक्विटल होता है। मतलब ना तो किसी को छोड़ा जाता है, ना तो किसी को कैद किया जाता है। बस उसका मकसद सिर्फ इतना है कि उस बयान से न्यायालय को तथ्यों को पकड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। जो अधिवक्ता साहब हैं वो तथ्यों को पकड़ने में न्यायालय की मदद कर सकते हैं। 161 का बयान एक सपोर्टिंग एविडेंस तो है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कतई मत मानिएगा, क्योंकि 161 के बयान पे कभी भी ना तो किसी की कन्विक्शन होता है, ना तो एक्विटल होता है। इस वजह से कि उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी इस वजह से क्लियर नहीं की जाती कि चूंकि उसमें माना जाता है कि उसमें इंड्यूसमेंट होगा, इसमें थ्रेट होगा, मतलब उसमें धमकी होगी, कोई न कोई उत्प्रेरणा जरूर होगी, वो फ्री कंसेंट से दिया गया स्टेटमेंट नहीं होगा। माना कहा जाता है जो 164 का बयान होता है, इसकी आपको बहुत जरूरत नहीं हो यूपीएसआई वाले। 164 में यही बयान जो एक्यूज्ड का
या गवाह का बयान यहाँ पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ कौन रिकॉर्ड कर रहा है? यहाँ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। अब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, अगर न्यायालय ही रिकॉर्ड कर रहा है तो वहां ये माना जाता है, न्यायालय के सामने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है उसमें यह माना जाता है कि वहां जो व्यक्ति है वह पूर्ण स्वतंत्र होकर के बिना किसी भय या दबाव के वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। और एक चीज और है, वहां मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी है कि मजिस्ट्रेट इस बात के लिए पहले आपको वार्न करता है कि आप किसी भी दबाव में नहीं हैं, आप अपना अपराध या जो भी कुछ आप कहने वाले हैं, कहना चाहते हैं, वो कहने के लिए आप मजबूर नहीं हैं। चाहे तो कुछ ना कहें, चाहे तो स्वीकार करें, चाहे अस्वीकार करें, आप जो हैं आप एकदम फ्री हैं। ध्यान रखिएगा, जब वहां फ्री होकर के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, इसी 164 के बयान पे चाहे किसी का कन्विक्शन हो जाए, चाहे किसी का एक्विटल हो जाए माय लॉर्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों 161 के बयान पे किसी का कन्विक्शन और एक्विटल नहीं होता, क्योंकि यह पुलिस से किया गया बयान होता है, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो इसलिए इस बयान का न्यायालय में कोई महत्व नहीं होता। बस ध्यान रखिएगा इतने महत्व है। एक इससे सपोर्टिंग, थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर का है कि इससे तथ्यों को पकड़ने में थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, बस इतना है। तो ये हो गया 161 का बयान। 162 में हमने आपसे बताया कि उसमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को धमकी उमकी नहीं देगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय। 164 हुआ। अब बात आती है एक चीज और आता है, 164 के बाद एक धारा आती है 169, 169, बड़ी मजेदार धारा है। 169 जो है बहुत मजेदार धारा है। 169 में होता क्या है आप इसको देखिए। सेक्शन 169 पुलिस और वकीलों के बीच संघर्ष की ये बहुत बड़ी धारा है। पुलिस और वकील के बीच जो कभी न्यायालय में झगड़ा उगड़ा होता है उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है 169। इसको सामान्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है FR बोलते हैं। क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, ये सारी चीजें फाइनल रिपोर्ट को ही FR बोलते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए भाई FR क्या है, CD क्या है, GD क्या है, देखिए आप समझिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान लगाकर समझिएगा। FR ये है कि मान लीजिए दरोगा जी, 169 की मैं बात कर रहा हूं, दरोगा जी जब भी विवेचना करने गए, विवेचना हुई, कुछ गवाहों के बयान भी लिए गए, अभियुक्त का भी बयान लिया गया, जो भी वहां मौजूद लोग थे उनका बयान लिया गया जो गवाह के रूप में थे, और इन सब को करने के बाद अगर दरोगा जी को ये लगता है, दरोगा जी का हम जितनी बार शब्द दरोगा जी बोले इसका मतलब आप समझिए कि जो विवेचक है, जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो विवेचना करने गया है, अगर वो यह पाता है कि जो भी इसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या है, उसमें साक्ष्य जो है भैया वो क्या है, अपर्याप्त है। मतलब क्या है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ए के खिलाफ अगर हत्या का आरोप लगाया गया है, 302 का FIR हुआ है और इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में IO ने पाया, जो IO है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पाता है कि इसके खिलाफ हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य अपर्याप्त है, मतलब जो मिला भी है वह इतना पर्याप्त नहीं है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अभियोग चलाया जा सके, मतलब हत्या का अभियोग चलाया जा सके। तब क्या करेंगे दरोगा जी? तब उनके पास एक ही चारा बचेगा, क्या करेंगे, रिपोर्ट तो लगानी है, क्योंकि न्यायालय में भेजना है, रिपोर्ट लगानी है। तब वो क्या करेंगे, यही साक्ष्य अपर्याप्त वाली रिपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि उनको एविडेंस कम मिला है। अच्छा खैर, यहाँ खेला बहुत होता है, यहाँ बहुत खेला होता है, इसी विवेचने में तो सब खेला है। न्यायालय तो चीजें देर में पहुंचती हैं, सारा खेला यही है। इसको दरोगा जी अपर्याप्त लिखें या पर्याप्त लिखें वो दरोगा जी के हाथ में,
वो विवेचना के हाथ में है, वहीं सारा खेला है, खेला होबे वाला मामला, सारा खेला यहीं पे है। अब दरोगा जी जो फाइनल रिपोर्ट लगा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट में क्या है, देखिए दो तरीके की चीजें। फाइनल रिपोर्ट में दो चीजें होती हैं। एफआर जो है दो तरीके का होता है, सॉरी पुलिस रिपोर्ट, जो भी पुलिस रिपोर्ट लगाई जाएगी वो दो तरीके की होगी। एक तो चार्जशीट होगी और दूसरी क्या होगी, एफआईआर होगी। यहां दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, तो यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट दो, अब जब विवेचना हो गई तो पुलिस रिपोर्ट लगाएगी, हाँ पुलिस रिपोर्ट लगाएगी। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा, 169 क्या कर रहा है, मान लीजिए विवेचना होने पे पुलिस अधिकारी को यह मिलता है कि हाँ वास्तव में ए ने जो जो एविडेंस मिले हैं ए के खिलाफ, वास्तव में ए को हत्या का आरोपी बनाते हैं, तब वो कौन सी रिपोर्ट लगाएगा, साक्ष्य पर्याप्त वाली रिपोर्ट लगाएगा, सफिशिएंट एविडेंस वाली रिपोर्ट लगाएगा। और जैसे ही सफिशिएंट एविडेंस वाली रिपोर्ट लगाएगा वो क्या होगा, चार्जशीट बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं हिंदी में आरोप पत्र। सामान्य रूप से चार्जशीट कहा जाता है। चार्जशीट का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे, एफआईआर हुआ था, उतने के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं विवेचना में। तब तो यहाँ चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लग गई तो वकील साहब की भी बल्ले बल्ले हो गई, भाई चलिए कुछ दिन तो मुकदमा चलेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ दरोगा जी क्या किए, अगर ये वाली रिपोर्ट लगा दिए तो ये चार्जशीट नहीं होगी मित्रों, फिर ये हो जाएगी फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या है, इसको यहाँ से क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं। भाई जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला तब क्या होगा, उसका मामला क्लोज कर दिया जाएगा, उसी दिन मामला बंद कर दिया जाएगा और ये रिपोर्ट लगा करके मामले को खत्म कर दिया जाता है विवेचना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल चीजें बता दे जो न्यायालय की है। मजिस्ट्रेट कभी भी पुलिस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होने लगे तब तो सारा काम दरोगा जी के हाथ में हो जाए, दरोगा जी इसको लगा दें, इसको लगा दें, वही दिन से खेला हो भी समाप्त हो जाए, सारा खेला खत्म हो गया। मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है किस चीज के लिए, कि वह जो है पुलिस रिपोर्ट को माने। अगर मजिस्ट्रेट को शक होता है कि नहीं दरोगा जी एफआईआर तो नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो अपराध किया है, तो वो री इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, सीआरपीसी में धारा 173 के खंड 8 में बात बताई गई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है कि नहीं नहीं मैं आपकी इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, गलत रिपोर्ट है या ये रिपोर्ट उतनी विश्वसनीय नहीं है, आप फिर से विवेचना करिए, या इसको भी नहीं मान सकता। कुल मिलाकर के पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट मानने के लिए बाध्य नहीं है मित्रों। तो ये बात हुई 169 की, कि 169 में जब अपराध में पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है तब दरोगा जी क्या करते हैं, तब आईओ क्या करता है, वहां पे एफआईआर लगाता है, फाइनल रिपोर्ट लगाता है, क्लोजर रिपोर्ट लगाता है और वहां से मामला खत्म हुआ मान लिया जाता है मित्रों। लेकिन मजिस्ट्रेट इस मामले को पुलिस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये तो हुई बात 169 की। अब एक चीज आती है 172, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 172 के बारे में हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो 169 थी, 170 में क्या हुआ, 170 में वो चार्जशीट भेज रहा है, ध्यान रखिएगा। 170 में क्या है, वो चार्जशीट को भेज दे रहा है, जहां साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला 169 में, उसमें क्या हुआ, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। और 170 क्या कर रहा है कि जब साक्ष्य पर्याप्त रूप से मिल गए तब भैया फिर आप मजिस्ट्रेट के यहाँ रिपोर्ट भेज दीजिए कि हाँ हमारी लॉर्ड ऐसी व्यवस्था हुई थी, ये एविडेंस मिला है इनके खिलाफ, और ये वाली रिपोर्ट चली गई मजिस्ट्रेट के पास। अब दूसरी एक सेक्शन आती है 172, धारा सेक्शन 172। ये क्या बताती है, आज इसको भी समझ लीजिए। एक डायरी बनती है, हर व्यक्ति के पास डायरी होती है, यही डायरी पुलिस विभाग में भी एक होती है, जिसको सरकारी तौर पे उसको प्रदान किया जाता है। गवर्नमेंट जो होती है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो हर थाने में एक डायरी रखती है। उस डायरी का काम क्या है वही आपको देखना है। पुलिस डायरी होती है वो, उसको इन्वेस्टिगेशन की डायरी कहा जाता है। पुलिस जो डायरी है, पीडी जो पुलिस डायरी है, वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन जब भी हो रहा है,
अन्वेषण जब भी हो रहा है, अन्वेषण में जो भी कार्यवाही की गई है उसको कहाँ पे लिखा जाएगा? एक पुलिस के पास डायरी रखी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए रहती है, उस डायरी में लिखा जाएगा। उसी में ध्यान रखिएगा, यहीं पे दो चीज आता है, एक तो आता है मित्रों जीडी और दूसरा आता है सीडी। पुलिस रेगुलेशन में भी ये बात है, पुलिस एक्ट में भी ये बात है, और 172 जो है सीआरपीसी भी इस बात को बता रहा है कि क्या है, पुलिस रेगुलेशन में पुलिस एक्ट, हाँ पुलिस एक्ट जो है, पुलिस एक्ट की धारा 44 और पुलिस रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन का पैरा नंबर 108, यहां भी जीडी और सीडी के बारे में चर्चा की गई है। यहां भी जो है यही सेम चीज बताई गई है जो 172 में यहां बताई गई है सीआरपीसी। तो ध्यान रखिएगा, इसको कोरिलेट करके एक जगह लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे। 172 सीआरपीसी और पुलिस एक्ट की धारा 44, पुलिस एक्ट की धारा 44 और पुलिस रेगुलेशन का पैरा नंबर 108 मतलब 108 जो है वो जीडी और सीडी के बारे में चर्चा कर रहा है। अब देखिए क्या है, जीडी क्या है, सीडी क्या है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्यवाही हो रही है, एफआईआर जो भी हो रहा है, मतलब क्या है, सीडी क्या है, सीडी का मतलब इसको बोला जाता है केस डायरी, केस डायरी। और जीडी क्या है, ये जो दैनिक कार्य होते हैं, डेली के जो काम होते हैं, जो भी डेली काम हो रहे हैं, पर डे जो काम हो रहे हैं, प्रतिदिन जो काम हो रहा है, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रूफ मिला, कोई एविडेंस मिला, कोई औजार मिला, किसी चीज की रिकवरी हुई, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी क्राइम से संबंधित चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो सीडी में लिखी जाती है। और जीडी में क्या लिखा जाता है, जीडी में कितने लोगों की ड्यूटी लगी, कितने लोगों का परेड हुआ, भोजन किए, कितने डंडा पुलिस की ड्यूटी लगी, कितने बंदूक पुलिस की ड्यूटी, मतलब जो चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, क्राइम का पार्ट नहीं है, जो दैनिक डायरी है उसको जीडी में लिखा जाता है। और जो किसी केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होता है उसका भी जो भी ब्यौरा लिखा जाता है वो सीडी में लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है सीडी और जीडी का प्रावधान कहाँ है, तो सीआरपीसी की धारा 172 में है, और पुलिस एक्ट में कहाँ है, धारा 44 में है, पुलिस रेगुलेशन में कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा धारा 100 पुलिस रेगुलेशन में पैरा 108 पे ये बात बताई गई है। ये बात होती है सीडी की और जीडी की, ठीक है मित्रों। तो इतना तो आज आप लोग ध्यान, कई चीजें इसमें पता चला आपको, एफआर क्या हुआ, एफआईआर क्या हुआ, एनसीआर क्या हुआ, रिपोर्ट कैसे दी गई, पुलिस अधिकारी कैसे रिपोर्ट दे रहा है, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा किए। अगले लेक्चर में मुझे लगता है कि अभी कुछ चीजें बची हैं, जो बहुत, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं, बेल बचा है आपका, कुछ ट्रायल के बारे में भी बता देंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अभी उन पे चर्चा करना है। लेकिन जो ये मेन पोर्शन इधर का है इस पे चर्चा हो चुकी है। फिर जैसे समय लगता है अगले लेक्चर में आपको आगे की जो भी कार्यवाहियां हैं उसको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, बंद करो।